ये हमारे एक देसी कहावत है कि भाई दादा मरता देखा था थन थनी आ गई, मरण से बिल्कुल जी उतर गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे इन लोगों ने पार्टियों ने वादे किए हैं, क्या अब बीजेपी का चेयरमैन नहीं था? क्या विधायक बीजेपी के नहीं थे? क्या सीएम बीजेपी का नहीं था? क्या पीएम बीजेपी का नहीं था? उसके बाद भी हमारे शहर का ये हाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पिलानिया। जींद का दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रवीण बेनीवाल, जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद हैं। इनकी माताजी भी संतोष बेनीवाल भी वार्ड नंबर 20 से पार्षद हैं। सभी को पता है, जींद में जो मेयर के चुनाव होंगे, महिलाओं के रिजर्व में वो सीट आ चुकी है। सभी पुरुषों के जो अरमान थे मेयर बनने के, पानी फिर गया उनके अरमानों पर। तो आज हमारे साथ हैं प्रवीण बेनीवाल, उनसे बात करेंगे हम। जो जींद का दंगल एपिसोड हमने स्टार्ट किया है, उस पर सभी कैंडिडेटों से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रवीण बेनीवाल है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रवीण जी, जैसे आपने लंबे समय से सोच रखा था अभी मेयर के चुनाव होंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी अन्य जो नेता हैं राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं या मतलब समाज सेवी हैं, उन्होंने भी सोचा कि जींद में जो मेयर के चुनाव होंगे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के खाते में आने की वजह से पानी फिर गया उनके सपने पर। तो आपका क्या कहना है, जो रिजर्व सीट हुई है, तो आप कौन, आपके परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो रिजर्वेशन का जो है कि रूल है, कहीं किसी प्रकार की रिजर्वेशन है तो कहीं किसी प्रकार की रिजर्वेशन है, ये तो आती रहती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भाई आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होने चाहिए कि भाई आपने समाज के साथ मिलके काम करना है, विकास कार्य करने हैं आपने। क्या हमारी लोकल ज़रूरतें हैं जिनको हम मिलजुल कर पूरा कर सकते हैं, ताकि जैसे भविष्य में हमारे उन सुविधाओं को हमें लाभ मिले। तो हमारा तो मेन मकसद यही रहता है कि भाई हम किसी न किसी माध्यम से अगर जुड़े रहेंगे और अपने शहर की विकास की बातों को अगर उठाएंगे, तभी उनका हम निदान कर पाएंगे। अब जहाँ तक लेडीज़ रिजर्वेशन की बात आई है, तो उसमें देखो हमारे को ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इस विषय पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वार्ड नंबर 20 से मेरी मदर जो है, मेरी माता जी संतोष बेनीवाल पार्षद हैं, और वार्ड नंबर 17 से मैं पार्षद हूँ। तो हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारे को रिजर्वेशन लेडीज़ आ गई या ओपन आ गया। हमारा तो एक ही फोकस है कि भाई हमें तो शहर का विकास में अपनी भागीदारी करनी है, लोगों के साथ मिलके, उनकी भावनाओं के साथ चल के, उनके भावना के अनुरूप काम करना हमारा प्रयास रहता है। इसी वजह से हमारे को ज़्यादा इस प्रकार की चिंता नहीं रहती कि भाई लेडीज़ का वार्ड है या ओपन वार्ड है। आपकी माता जी चुनाव लड़ेंगे मेयर का? हाँ जी, मैदान में अब की बार मेरी माताजी अपना चेयरमैन का चुनाव के लिए मैदान में होंगी, और उन्हीं के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे। आपकी माता जी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम पंचायती तौर पे उम्मीदवार लड़ेंगे, क्योंकि ये जो सारा ताना बाना है, मेयर का जो चुनाव है, ये सारा का सारा पब्लिक से जुड़ा हुआ है, समाजों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर पंचायती उम्मीदवार ही इसके ऊपर अपना निष्पक्ष होकर काम कर सकता है, क्योंकि सबका मिला जुला रूप होता है, सबका मिला जुला ताना बाना परवीन है। जी, हम आपकी राजनीति की बात करें, आप लंबे समय से इनेलो पार्टी में भी रहे हैं, कुछ में आप जेजेपी पार्टी में भी रहे हैं। विधानसभा के दौरान आपने जेजेपी पार्टी छोड़ दी टिकट न मिलने के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला या अभय सिंह चौटाला आपको टिकट देते हैं पार्टी की तरफ से। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो ये तो भविष्य की बात है, बहुत लंबा अरसा उसमें बचा है। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, इतना पुराना मैं या इतना गहरी सोच के हम पॉलिटिक्स नहीं रखते। हम तो जो ताज़ा आज के हालात हैं उन्हीं पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अभी तो उसमें 3.25 साल पड़े हैं। 3.25 साल की बात हम इतनी पहले कोई निष्कर्ष नहीं ले निकाल सकते कि भाई हम उस दौरान क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। हमारा फोकस तो होता है कि भाई आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुरूप हम अपना काम करें। बेनीवाल परिवार से दो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 17 से और वार्ड नंबर 20 से। कहीं ना कहीं आपको लगता है कितना फायदा मिलेगा मतलब मेयर के चुनाव में? देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं होती, बात होती है कि भी लोग आपकी कार्यशैली को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आप हकीकत रूप में धरातल पर आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हो या नहीं करते हो। बात इस बात की है कि भाई आप अगर निष्पक्ष होकर समाज के लिए काम करते हैं, तो मैं तो ये मान के चलूँगा कि भाई पब्लिक का आपको आशीर्वाद है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, और भविष्य में भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई पब्लिक का सहयोग, प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमें मिलेगा। जो जींद की राजनीति है, विधानसभा की बात करें हम, कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट की राजनीति रहती है। विधानसभा में जब वोट पड़ते हैं तो कोई कहता है पंजाबी को वोट देंगे, कोई बनिया को वोट देगा, कोई जाट को वोट देगा। जो मेयर का चुनाव है, इसमें बस शहरी क्षेत्र के वोट डलेंगे।
आपको क्या लगता है ये जातिवाद चुनाव रहेगा या कोई कैंडिडेट की छवि को जो विजन चल रहा है विजन के हिसाब से चुनाव होगा? नहीं जी, देखो हमारा जो समाज है वो 36 बिरादरी का समाज है, और 36 की 36 बिरादरी ये इस बात पे चलती हैं कि भाई कौन काम करने वाला है, कौन हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और हमने तो आज तक हमने इस बात में विश्वास नहीं रखते। अगर इस बात में अगर विश्वास रखते तो 2016 का जो चुनाव था उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती। 36 बिरादरी के जो लोग हैं उन्होंने हमारे को अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद देकर यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया है, ये अपने आप में प्रत्यक्ष रूप में एक प्रमाण है कि भाई जींद के लोग जाति पाति में विश्वास नहीं रखते। चुनाव की बात करें, कैंडिडेट प्रदीप गिल की भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, उनकी वाइफ चुनाव लड़ेंगी, अतुल चौहान की माता जी चुनाव लड़ेंगी। आपको क्या लगता है जो और भी कैंडिडेट है कौन टक्कर देगा, कौन बराबरी की? देखो इस बारे में तो अभी जब कैंडिडेट मैदान में होंगे तभी आप कुछ आकलन लगा सकते हो। अभी तो प्रजातंत्र है, इसके अंदर तो हर व्यक्ति को अपना राइट है कि चुनाव लड़ने का, कोई भी मैदान में आ सकता है। तो अभी इस बारे में कोई अपनी प्रिडिक्शन नहीं दे पाऊंगा कि अभी क्या होगा। भविष्य में पता लगेगा कौन कैंडिडेट मैदान में आते हैं और कौन आप किसकी आपने क्या क्या कार्यशैली है। आप पार्षद भी रहे हैं, आपकी माता जी पार्षद रही हैं, आप किस विजन के तहत जिन में काम करेंगे, क्या एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा तो मेन होता है कि भाई जो जिस वक्त जिस प्रकार की समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जाए। जैसे पीछे कभी गलियों की समस्या की बात होती है, कभी जब रेनी सीजन होता है तो बारिश का सीजन होता है तो उसमें पानी की निकासी की समस्या होती है कि भी पानी का जो निकासी है वो सुचारू रूप से करी जाए। जैसे आजकल अमृत योजना के तहत काम होने लग रहा है, अभी अमृत योजना के तहत जो काम हुआ है उसके अंदर कोई त्रुटि रही है तो उसको आप जब तक ठीक नहीं करोगे तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो समस्याएं जो हैं वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होती हैं। जैसी जैसी समस्याएं आएंगी उनका निदान करने का हम प्रयास करेंगे। कि जैसे अब हमारे 2 वार्ड हैं, दोनों वार्ड के अंदर 17 वार्ड और 20 वार्ड के अंदर एक ईंट भी लगाने की जगह नहीं बची, और ये हालात तब है तब हमारा चेयरमैन के साथ कभी भी विचार नहीं मिले। अपोजिशन में रह के भी हमने काम किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों वार्डों में घूम के देख सकते हो कि भी एक ईंट लगाने की भी जगह नहीं बची कहीं भी, एक भाई यहाँ पे कोई चीज़ कच्ची रह गई है। चाहे वो सीवर की समस्या है, सभी ने मिलकर। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा इसमें आपका सहयोग करती है। हमें तो इस बात का एहसानमंद है पब्लिक के कि भी उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया है कि चाहे उसमें सीवर की समस्या है, चाहे लाइट की समस्या है, चाहे गलियों की समस्या है, उनको मिलजुल कर उन्होंने निपटाने का काम किया है। बेनीवाल जी, हम जींद की बात करें, जींद हरियाणा में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है जब विकास की बात आती है। तो जींद में सड़क की जगह ब्लॉक की ईंटें हैं, सीवरेज व्यवस्था, जब बारिश होती है तो पता चल जाता है कितनी अच्छी सीवरेज व्यवस्था है। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा किस प्रकार जींद में विकास, आपको पता भी है, पहले आपका रेजिडेंस भी जींद शहर में है। हाँ जी, हाँ आप जीत कर आते हैं तो जींद शहर की जो समस्या उनको दूर करने का काम करेंगे? जी। ये तो देखो कोई कहने की बात नहीं है। पिछले 2 योजना से मैं खुद MC हूँ, नगर पार्षद के रूप में मुझे प्यार प्रेम मिला है पब्लिक का, और साथ में मेरी मदर भी अब की बार पार्षद रही हैं। तो हमने अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से करने का काम किया है। वो आप वार्ड में जाके देखोगे तो आपको नज़र आएगा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते भी ब्लॉक और इंटरलॉकिंग का या मतलब कि कंक्रीट की या फिर आप तारकोल की जो सड़कें हैं मैं उनका कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये हालात ऐसे थे कि भी उस टाइम में खड़े आपके इतने ज़्यादा थे कि उस टाइम में तो ये था कि भाई किसी ना किसी तरह से चलने का रास्ता बनाया जाए, चाहे वो ब्लॉक से बने चाहे वो तारकोल से बने। प्रवीण जी, हम बात करें रानी तालाब है, पक्की सड़कें होती थी पहले, अब ब्लॉक की ईंटें हैं। हरियाणा का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ सड़कों की जगह ब्लॉक की ईंटें हैं। नहीं, आप बहुत सारे ऐसे जिले हैं, कहाँ पे जो मेन पंचकुला में आप देख सकते हो। मेन सड़क तो मतलब ब्लॉक की नहीं है ना। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी, ये तो सरकार की नीतियों पे बात है। अगर सरकार चाहे तो वहाँ अच्छा तारकोल की वो बना सकती है सड़कें, लेकिन वो तो सरकार की मंशा पे डिपेंड है। जो इन आदमियों के हाथ में आज ताकत है, जो विकास कार्य करने की अक्षमता रखते हैं, ये उन लोगों के मानसिकता और विवेक पे बात करते हैं कि भाई वो किस प्रकार का शहर को आगे ले जाने का काम करते हैं, उसकी कैसे शान और शौकत को बढ़ाने का काम करते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। आपको लगता है जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 7 साल का कार्यकाल हो चुका है, क्या आपको लगता है कहीं जींद का विकास बीजेपी ने करवाया? देखिए, आप खुद इस सक्षम हैं कि आप हर जगह जाते हैं और हर चीज़ की कवरेज करते हैं, लोगों से विचार भी लेते हैं, उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। आप शहर में घूम के देखोगे तो आपको विकास कहीं भी नज़र नहीं आएगा। चाहे वो रानी तालाब हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जींद को रानी तालाब के नाम से जाना जाता है, कितनी बार उस पर कितना पैसा लग लिया है, और आज भी अभी आप एट प्रेजेंट भी आज की डेट में जाके देखोगे तो उसमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी जो सौंदर्यीकरण था उसके ऊपर एक ग्रहण लगा आपको मिलेगा।
तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने वो पैसा दिया, इतना पैसा लगाया, गया कहाँ पैसा? पैसे की बात करें तो हम कुछ दिन पहले अखबार में पूरा फ्रंट पेज भरा हुआ था, उसमें था कि जींद को 30 करोड़ और सिरसा को 100 करोड़ देने का काम किया। जींद पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, लेकिन जींद में 30 करोड़ और सिरसा में 100 करोड़। सिरसा में विकास है। हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, उचाने से विधायक हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं 100 करोड़ जींद को देने चाहिए थे और 30 करोड़ सिरसा को देने चाहिए थे। कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं है बजट देने में भी। देखिए, वो तो यहाँ के जो अग्रणीय नेता है उन पर डिपेंड करता है। अब ये तो कहने की बात नहीं रही। विकास आप देख रहे हो, सिर्फ पैसा आने से विकास नहीं होता। पैसा प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए, विकास उसको माना जाता है। अगर आपके पास 5 रुपये आए हैं तो 5 रुपये में से अगर आपने ईमानदारी से उनको लगाया है तो वो आपको लगे दिखेंगे। आप पैसा तो कितना भी भेज दो, जब आपको वो कहीं लगा ही नहीं दिख रहा है तो वो पैसा जाता कहाँ पे है? मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई बजट चाहे कम हो, लेकिन सौंदर्यीकरण में और विकास होने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। आप जीत कर आएंगे तो कोई किसी पार्टी का दामन थामेंगे? देखिए, भविष्य की बातें हैं, इसके बारे में मैं अकेला निर्णय लेने के योग्य नहीं हूँ। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि भाई जो लोग मुझे यहाँ तक पहुँचाते हैं, मैं उनके साथ विचार विमर्श करके जैसी उनकी गाइडलाइन हो, मिलजुल के हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे सबकी राय होगी उसी हिसाब से मैंने आज तक काम किया है। मैं 1995 से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन का, तब से मैं इस दौर में रहा हूँ, मैं लोगों के संपर्क में रहा हूँ। और कहने में बहुत छोटा अरसा है, अगर आप सोच के देखोगे तो 26 साल की बात होगी। वो 26 साल से निरंतर मैं यहाँ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कोई भी बात होती है, किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेना होता है, तो वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं होता। सभी मिलकर सामूहिक रूप से कोई डिसीजन लेते हैं और उसी पे हम अपना आगे काम करने का प्रयास करते हैं। प्रवीण जी, हम बात करें, जो भी कैंडिडेट होता है चुनाव के समय, हर कैंडिडेट के अपने अपने वादे होते हैं। हर वादों के तहत वो चुनाव में निकलते हैं, भाई हमारा ये वादा है। आपका क्या वादा रहेगा जनता आपको वोट दे? देखिए, मेरा तो जनता से हाथ जोड़ के एक ही वादा है कि पिछले निरंतर 11 साल मैं नगर परिषद में काम कर रहा हूँ और आपकी आशाओं पे, अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मेरी प्राथमिकता रहती है। मैं तो सिर्फ आपको कोई ऐसा वादा या ढकोसला लोगों की तरह नहीं करना चाहूँगा। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर एक ही नंबर निवेदन करना चाहूँगा कि आपको कहीं पे मेरी ईमानदारी पे शक नहीं होने दूंगा। ईमानदारी से मैं अपना काम करूँगा और मैंने किया है अपना काम। अगर पहले भी मुझसे कोई गलती हुई है या मैं पहले भी कोई कार्य अपना सुचारू रूप से नहीं कर पाया हूँ, तो अगर आप लोग मुझे अपना सुझाव देंगे और मुझे बताएंगे तो मैं अपनी गलती को पहले भी सुधारने का पक्षधर था और आगे भी मैं अपनी गलती को सुधारने का पक्षधर रहूँगा। मैं तो सबके साथ मिल के आगे बढ़ने का काम करूँगा, लेकिन मैं कोई झूठा आप जैसा वादा नहीं करूँगा कि भी आज मुझे वोट चाहिए और मैं वोट के चक्कर में मैं कोई आपसे झूठा वादा कर लूँ कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो परिस्थितियों के ऊपर होगा, लेकिन मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि भाई मैं ईमानदारी से अपना काम करूँगा। प्रवीण जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आप कह रहे हैं वादे नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जनता है वो वादों से ही वोट देती है। वादा क्या है नेताजी का? जब पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस हुई या बीजेपी का भी पता नहीं, गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या सिंगल बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जब बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी सभी पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, तो बड़े बड़े नेता आएंगे जींद में वादे करने के लिए, भी हमारा कैंडिडेट जीता तो ये करेंगे। मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, वो कहेगी हमारा कैंडिडेट जीता तो जींद को फायदा होगा। हमारी सरकार है, कैंडिडेट भी जींद का होगा, चेयरमैन भी जींद का होगा, विधायक भी जींद का, और विकास ज्यादा होगा। बीजेपी इस तरह के वादे करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसान आंदोलन की बात करें, कहीं ना कहीं लगता है पंचायती तौर पर आप चुनाव लड़ेंगे, किसान आंदोलन का आपको कहीं ना कहीं फायदा मिला, किसान आपका साथ दे। देखिए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। पंचायती उम्मीदवार लड़ने का भी हर एक आदमी का एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है। भाई कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भाई हमने पार्टियों को देखा है, हमने तो एक बात सुनी है कि हमारी एक देसी कहावत है कि भाई दादा मरदा देखा था थन थनी आ गई, मरण से बिल्कुल जी उतर गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे इन लोगों ने, पार्टियों ने वादे किए हैं, क्या अब बीजेपी का चेयरमैन नहीं था? क्या विधायक बीजेपी के नहीं थे? क्या सीएम बीजेपी का नहीं था? क्या पीएम बीजेपी का नहीं था? उसके बाद भी हमारे शहर का ये हाल है। विधायक जी तो एक्शन करते हैं, एक्शन मूड में जाते हैं, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा तो एक्शन मूड में जाते हैं, प्रशासन को फोन करके बोलते हैं, मीडिया कर्मी वहां पर होते हैं, फोन करते हैं किसी अधिकारी को, भी 1 वीक का टाइम देते हैं, काम होना चाहिए, लेकिन 1 वीक के बाद भी वहां पर काम नहीं होता। देखिए, मैं तो इस विषय में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। ये तो आप सबको पता है कि भी उन्होंने अपने एफर्ट किए। अगर एफर्ट आपको नहीं नज़र आ रही तो कहीं ना कहीं तो उसमें कमी रही है, कोई ना कोई तो रीज़न रहा है, लेकिन उन्होंने अपना एफर्ट कर दिया, आपके सामने तो बताया है। तो मैं जब तक ये नहीं मानता कि भैया वो आप धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा, तो फिर उसमें देखो हम क्या कुछ नहीं बोल सकते।
मेरा एक क्वेश्चन था, किसानों ने एक खटखट टोल पर एक वादा कहें या मतलब कोई एक अलग से एजेंडा चलाया हुआ है खटखट टोल कमेटी ने। उन्होंने कहा कि चुनाव तो होंगे लेकिन सर्व समिति से हम अपना कैंडिडेट चुनकर लेके आएंगे। जिला पार्षद की बात करें या सरपंच की बात करें, मेरा कहने का मतलब ये है, आपका फिलहाल किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, आप हाँ जी। पंचायती तौर पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। किसान आपका साथ देंगे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जींद की पब्लिक मेरे परिवार का सहयोग देगी, क्योंकि हम उनसे पीछे से जुड़े हुए हैं। उनको हमारे बारे में अच्छी तरीके से पता है और हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे तो सिर्फ जो जींद की जनता है, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि उनका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। साथियों, ये थे हमारे साथ प्रवीण बेनीवाल, जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद हैं। इनकी माताजी संतोष बेनीवाल, जो वार्ड नंबर 20 से पार्षद हैं। जो रिजर्व हो गई है जींद की सीट, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, पुरुष देखेंगे किस तरह जींद का दंगल चलेगा। प्रवीण बेनीवाल ने ऐलान किया कि इनकी माताजी संतोष बेनीवाल, जो वार्ड नंबर 20 से पार्षद है, वो मेयर का चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने अपने एजेंडे रखे किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या इन्होंने पहले अपने पार्षद के समय काम किया है, फिलहाल ये कर रहे हैं जो भी काम है, इन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जींद से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया। बहुत बहुत धन्यवाद।